नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं एक बार फिर से इसलिए आया हूं क्योंकि आपको पता है कि आज चिराग पासवान के घर बीजेपी के दो बड़े नेता पहुंचे थे। इनफैक्ट 3 नेता पहुंचे थे। और कल मैंने आपको बताया था कि चिराग पासवान किस कदर नाराज है, चिराग पासवान एनडीए में क्या चाहते हैं और एनडीए में ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने के लिए चिराग पासवान ने किस तरीके से कांग्रेस के साथ अपना विंडो खोला हुआ है। तो कल जो मैंने वीडियो बनाया था वो सच इसलिए साबित हुआ क्योंकि आप देख लीजिए कैसे आज विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान और मंगल पांडे तीनों पहुंचते हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि आज चिराग पासवान के घर मीटिंग में क्या हुआ, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दरअसल हम आपको बता दें कि चिराग पासवान इन नेताओं से मिलना भी नहीं चाहते थे, अंदर से नहीं चाहते थे, जो मेरे सूत्र बताते हैं। और चिराग पासवान को यह लग रहा है कि उनको जो मिलेगा वो ये नेता नहीं दे सकते, इसलिए बीजेपी के टॉप लीडरशिप से चिराग पासवान मिलना चाहते हैं। चिराग पासवान उनके सामने अपनी मांग रखना चाहते हैं। और आप कहेंगे क्या बीजेपी के टॉप लीडरशिप से चिराग पासवान मिल नहीं सकते? बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान चाहते हैं कि बुलावा वहां से आए, उधर से आए। इसलिए कहते हैं ना कि राजनीति में अगर काल, समय, परिस्थिति, जी हां, अगर इसको आप समझ गए तो निश्चित तौर पर आप राजनीति के सिकंदर हो जाते हैं। चिराग पासवान उसकी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जान लीजिए कि विनोद तावड़े जाते हैं, जान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान जाते हैं, मंगल पांडे भी पहुंचते हैं, लेकिन किसी बात पर कुछ कंक्लूड नहीं हो पाता है। और चिराग पासवान एक और चाल चल देते हैं। जी हां, मैंने आपको बताया था ना कि चिराग पासवान के पिता हटे, गुजरे, उनका देहावसान हुआ, दिवंगत हो गए। उसके बाद चिराग पासवान ने जिस तरीके से सड़कों की खाक छानी है, उनको रियल पॉलिटिक्स समझ में आ गया कि एक छोटे दल के लिए, जो क्षेत्रीय दल है, उसको कैसे अपनी बातों को मनवाना है। जरा सोचिए कि चिराग पासवान इस समय एनडीए के भीतर इस तरीके से व्यवहार क्यों कर रहे हैं। चिराग पासवान को बेहतर पता है कि एनडीए को उनकी जरूरत है। चिराग पासवान इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि एनडीए को केंद्र में भी सरकार बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए बिहार जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार में अगर कुछ चूक हुआ तो इसका रिपल इफेक्ट होगा। और रिपल इफेक्ट क्या होगा? तो इसका असर असम में दिखाई पड़ेगा, इसका असर 2022 में उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। इसलिए चिराग पासवान अपनी चाल बिल्कुल खुलकर चल रहे हैं और उनको पता है कि जीत उनकी होनी ही होनी है। इसलिए चिराग पासवान कर क्या रहे हैं, जरा सोचिए। चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती, जो कि जमुई से सांसद हैं, उनको प्रभारी बना दिया और उनको डेप्यूट कर दिया कि सीटों के बंटवारे को लेकर के अरुण भारती बात करेंगे। सह प्रभारी राजू तिवारी को बना दिया, जो कि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अब ये सोचिए कि जो भी सीटों के बंटवारे को लेकर के बात करने बीजेपी के नेता आएंगे, उनसे बात करने कौन जाएंगे? अरुण भारती जाएंगे, राजू तिवारी जाएंगे। मतलब चिराग पासवान एक पार्टी के सर्वोपरि नेता होने के नाते बीजेपी के टॉप मोस्ट लीडरशिप से मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। और बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने जिनको डेप्यूट किया है, उनसे सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई चर्चा नहीं करना चाहते। जरा सोच लीजिए कि ये मैसेजिंग लेवल पर चिराग पासवान बीजेपी को क्या मैसेज दे रहे हैं। जरा याद करिए वो समय भी जब बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव हुए थे और नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और मुख्यमंत्री भी थे। नीतीश कुमार के सामने यह बड़ी दिक्कत आती थी कि कैसे मैं भूपेंद्र यादव से बात करूं, कैसे मैं उन नेताओं से बात करूं जो मुझसे काफी जूनियर हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने परेशान होकर के क्या किया कि अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किनको सौंप दिया था? आरसीपी सिंह को, क्योंकि इन नेताओं को नीतीश कुमार डील करना नहीं चाहते थे। और ये नेता नीतीश कुमार से जैसे बात करते थे, नीतीश कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए नीतीश कुमार ने यह सोचा उस समय कि अगर मुझे बात भी करनी होगी तो मैं नंबर 2 अमित शाह से बात करूंगा, मैं नंबर 1 प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करूंगा, क्योंकि देश
क्योंकि बीजेपी के ये दो सबसे बड़े नेता हैं। ये 2014 के चुनाव के बाद सबको समझ में आ चुका था। तो चिराग पासवान उसी लाइन को टो कर रहे हैं। और एक बात और भी मार्के की है, आप देखेंगे कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान वही रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर नीतीश कुमार सालों से चलकर सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसलिए वो वही तौर तरीका क्या, तो हर पार्टी से अच्छा संबंध रखना है और जरूरत जब जहां पड़े उधर शिफ्ट कर जाना है। नीतीश यही करते रहे, 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए। अब चूंकि नीतीश का राजनीति अंतिम पड़ाव पर है, तो चिराग पासवान को लगता है कि यह सही समय है, ये वैकेंसी अब क्रिएट हो रहा है, इसलिए हमें इसी रास्ते पे चल के बिहार की गद्दी पर बैठना है। और इसलिए चिराग पासवान सबसे बेहतर संबंध रखे हुए हैं। आप देखें, उन पर कोई भी डायरेक्टली अटैक नहीं करता। आज जब मैं बिहार की बात कर रहा था और मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा कि क्या आप चिराग पासवान का वेलकम करेंगे, तो उन्होंने बड़े ही साफ गोई से कह दिया कि बिल्कुल वेलकम करेंगे। और उन्होंने ये भी कह दिया कि चिराग पासवान के कई रिश्तेदार हमारी पार्टी में। दरअसल उनका इशारा अरुण भारती की मां की तरफ था, और ये सबको पता है कि अरुण भारती की मां कांग्रेस की बड़ी नेता रही हैं और साथ ही साथ वो मंत्री भी रही हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस के साथ चिराग पासवान विंडो इसलिए भी खोले हुए हैं कि अगर बीजेपी उनके हिसाब से उन्हें हिस्सेदारी नहीं देती है तो वो कांग्रेस में भी जा सकते हैं। और कांग्रेस के साथ क्यों जा सकते हैं, वो कल मैंने आपको बताया कि उनकी राजनीति उधर किस तरीके से सधती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर हम मान भी लें कि एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह चिराग पासवान पॉलिटिकल बार्गेन कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल बार्गेनिंग में उनको चाहिए क्या? मैंने बताया था कल कि चिराग पासवान को 36 सीटें चाहिए। चिराग पासवान वो सब कुछ चाहते हैं जो एलजेपी के समय में, जब उनके पिता जिंदा थे तो एलजेपी के पास था। मतलब 6 सीटों की जो 6 लोकसभा सीट थी उनके पास, उसके हिसाब से उनको विधानसभा की सीटें चाहिए। इसलिए मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि चिराग पासवान 36 सीटों पर अड़े हुए हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि भले ही लोकसभा में उनको 5 लोकसभा सीटें मिली तो 5 × 6 30 हो जाए, पर चिराग अभी भी 36 चाहते हैं। और चिराग चाहते हैं कि इन तमाम बातों को करने के लिए वो खुद आगे नहीं जाएं, बल्कि उनकी पार्टी से जो नियुक्त हुए हैं, जो बिहार के प्रभारी बने हैं, उनको आगे कर दिया जाए। अब ये चिराग जिस तरह का शहमात का खेल खेल रहे हैं, बीजेपी के लिए एक बड़ी दुविधा वाली स्थिति खड़ी हो गई। क्या बिहार मामले में बीजेपी के सबसे कद्दावर 2 नेता कूदेंगे क्या जिन्हें चाणक्य कहा जाता है वो आएंगे क्या? चिराग ऐसा ही अवसर पैदा करना चाहते हैं कि उन्हें बीजेपी की टॉप लीडरशिप बुलाए, और क्या चिराग तभी मानेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू अब अपना मन बना चुकी है। TV9 को मिली जानकारी के मुताबिक जेडीयू अपने उम्मीदवारों की घोषणा, जी हां, कल कर देगी। मैं कल, यानी कि आप समझ लीजिए बुधवार को, वो जेडीयू करने जा रही है। अब जरा सोचिए कि जेडीयू और बीजेपी ने अपने बीच में जितने सीटों का बंटवारा कर लिया, जेडीयू तो अब कहेगी कि नहीं, हम इससे कम पे बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। तो अब अगर बीजेपी को सीट कम करना पड़ गया तो नुकसान में तो बीजेपी ही रहेगी। इसलिए बीजेपी भारी दबाव में है। और बीजेपी दबाव में क्यों ना हो, क्योंकि उसे बिहार जीतना भी है, केंद्र में मजबूती से सरकार चलाना भी है, आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन हो, इसके लिए बिहार जीतना जरूरी भी है। इसलिए चिराग ये जानते हैं कि बीजेपी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और इसलिए चिराग लगातार ऐसी पोस्चरिंग कर रहे हैं जिससे वो अपनी पार्टी के लिए मैक्सिमम सीटें एक्सट्रैक्ट कर सकें। और जाहिर सी बात है, आज फोटो सेशन भी हुआ, चिराग हल्का मुस्कुराए भी, लेकिन सीटों के बंटवारे पर कोई बात नहीं बनी। और दरअसल ये कह दिया गया कि जब अरुण भारती आएंगे, जो कि पटना में थे, वो आएंगे तो बात करेंगे। कह दिया गया कि हमारी पार्टी के दूसरे नेता बात करेंगे। मतलब बहुत साफ है कि चिराग पासवान अरुण भारती के जिम्मे में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ करके खुद को किनारा कर दिया। लेकिन ये उनकी मंशा बताता है कि दरअसल चिराग पासवान अभी भी एनडीए में चाह क्या रहे हैं। ये उनकी मंशा बताता है कि चिराग पासवान कितना हद तक बार्गेन करना चाह रहे हैं। ये उनकी मंशा बताता है
कि बीजेपी उनको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले। भले ही वो कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान हूं, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आता है तो चिराग अपना असली स्वरूप दिखाने लगते हैं। 2020 में भी उन्होंने किया। जब उनकी बात नहीं बनी तो वो अलग चुनावी मैदान में उतर गए। बीजेपी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उन्होंने नहीं उतारा था, लेकिन 2020 के चुनाव परिणाम के बाद चिराग ने एक बड़ा सबक सीखा। उन्होंने नीतीश कुमार के साथ रिश्ते अच्छे कर लिए, उन्होंने तमाम दलों के नेताओं के साथ रिश्ते अच्छे कर लिए। इनफैक्ट अगर कहा जाए तो सबसे बुरा रिश्ता जेडीयू के साथ ही था, उन्होंने नीतीश कुमार के साथ बेहतर रिश्ते कर लिए। लेकिन आप देख लीजिए कि अब बीजेपी के साथ जो नूरा कुश्ती चिराग की चल रही है, और चिराग इस नूरा कुश्ती में अकेले नहीं है। मैं आपको पुख्ता तौर पर जानकारी दे सकता हूं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी बार बार चिराग को टटोल रही है कि क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं, क्या आप हमारे इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। और दरअसल एनडीए के भीतर भी चिराग, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तीनों मिल गए हैं। और चिराग की यह रणनीति है कि बीजेपी और जेडीयू जिन्होंने पहले ही सीटों का बंटवारा कर लिया है, उनको 200 के अंदर समेट दिया जाए। मेरी जानकारी के मुताबिक चिराग चाहते हैं कि 96 और 95 पे दोनों लड़े, लेकिन जेडीयू के हाथों तो सीट, जेडीयू के साथ तो बीजेपी का सीट का बंटवारा हो चुका है। अब जो भी बीजेपी करेगी वो बीजेपी को ही स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे में गंभीर सवाल उठ रहा है कि बीजेपी कल करेगी क्या, ये सीट का बंटवारा फाइनल होगा कब। और चिराग जो मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक पैरेलल लाइन खोले हुए हैं, क्या उसका दबाव बीजेपी हैंडल कर सकेगी? क्या चिराग बीजेपी के बड़े नेताओं की ही बात मानेंगे? क्या चिराग 36 से कम पर कोई बात नहीं मानेंगे? और जिस तरीके से आज चिराग का रिस्पॉन्स प्रभारी और अन्य दो नेताओं के साथ था, उससे एक बात तो बहुत साफ जाहिर होता है कि चिराग अपनी बातों को मनवाने के लिए ठाने हुए हैं। पर और अंदर खाने चिराग के दिमाग में क्या चल रहा है? चर्चा यह भी है कि चिराग एक राज्यसभा की सीट भी चाहते हैं। चिराग बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन राजनीति में बार्गेनिंग तो होता है और वो समय देख करके होता है। क्या इस समय को माकूल समझ करके चिराग अपनी चाल चल रहे हैं? और इसीलिए चिराग को लगता है कि ये समय चूक गए तो बहुत कुछ चूक जाएंगे। और दरअसल बीजेपी भी उन्हें लॉन्ग रोप इसलिए दे रही है कि बीजेपी जानती है बिहार के लिए चिराग इंपॉर्टेंट है और बिहार में एनडीए की जीत बहुत जरूरी है। दरअसल यही वजह है कि चिराग को बीजेपी महत्व दे रही है और चिराग इस मौके का लाभ उठाना बखूबी चाहते हैं। आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन यकीन मानिए कि फिलहाल एनडीए के भीतर ही इन तीन पार्टियों का एक ग्रुप बन गया है। ये हमारे सूत्र बताते हैं। जीतन राम मांझी, जिनका इस्तेमाल अक्सर चिराग के खिलाफ किया जाता था, ये कई लोग कहते हैं जीतन राम मांझी की पार्टी भी अब चिराग के साथ खड़ी है। और जहां तक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का सवाल है, तो उपेंद्र कुशवाहा भी मौन धारण करते हुए सब कुछ देख रहे हैं। वो भी इस अवसर का लाभ उठाना चाह रहे हैं। और जाहिर तौर पर पॉलिटिक्स में अगर अवसर का लाभ उठाना नहीं जानेंगे तो कोई भी नेता फिसड्डी साबित होता है। बहुत कुछ चल रहा है एनडीए के भीतर, बहुत कुछ चल रहा है महागठबंधन के भीतर। आज की मीटिंग में कोई खास बात सीट शेयरिंग को लेकर के नहीं हो पाया और चिराग ने बड़ी ही चालाकी से, जी हां, पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाते हुए चिराग ने ये सारी जिम्मेदारी अरुण भारती को सौंप दी। ऐसे में अरुण भारती आज रात क्या फैसला करेंगे? अरुण भारती बीजेपी के बड़े नेताओं से क्या बात करेंगे जिनकी जिम्मेदारी चिराग की पार्टी से बात करने की है? कैसे इस पूरे मसले को सेटल करेंगे? एनडीए में तमाम बड़े दल, बड़े नेता कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। क्या वाकई ठीक हो जाएगा? क्या अरुण भारती और बीजेपी के तरफ से बात करने वाले नेताओं के बीच में बातचीत के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, या बीजेपी के टॉप लीडरशिप को अपने हाथों में चीज़ें लेनी पड़ेगी? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं, लेकिन मैं आपको पुख्ता तौर पर बता सकता हूं कि आज की मीटिंग में कोई भी बात कंक्रीट तौर पर नहीं हो सकी और ये कहा जा सके कि किसी कंक्लूजन तक पहुंचा जा चुका है। इसलिए मामला अभी भी फंसा हुआ है।
पेचीदगियां बनी हुई हैं। सवाल ये उठता है कि ये मामला कब सुलझेगा और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन इसको बखूबी सुलझाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। चिराग ने अरुण भारती के कंधे पर जिम्मेदारी तो सौंप दी है, लेकिन अरुण भारती क्या चिराग पासवान के मैसेंजर के तौर पर बखूबी अपना रोल निभा पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस अभी तक सीएम उम्मीदवार पर मोहर नहीं लगा रही है। तो क्या कांग्रेस चिराग पासवान का इंतजार कर रही है? अंतिम समय तक कांग्रेस चिराग पासवान का इंतजार करेगी? क्योंकि मेरे पास जो खबर है, चिराग पासवान ये चाहते हैं कि अगर मैं महागठबंधन में आता हूं तो ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश करे। क्या कांग्रेस ऐसा कर पाने में सफल होगी? क्या आरजेडी इसके लिए तैयार होगी? और फिर मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से अभी एनडीए में कुनबा दिख रहा है, महागठबंधन में कुनबा दिख रहा है, ये क्या कोई परमानेंट अलायंस है क्या? नहीं, यकीन मानिए सीटों के बंटवारे तक बहुत कुछ इधर उधर हो सकता है, उसकी संभावनाएं बहुत बनी हुई हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि चिराग एनडीए में क्या करने वाले हैं और महागठबंधन में वीआईपी क्या करने वाली है और क्या दल क्या करने वाला है, इस पर निगाहें हमारी लगातार बनी रहेगी। हम आपको बताते रहेंगे कि पॉलिटिक्स में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। हम जैसे ही हमें न्यूज़ पता चलेगा हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। टीवी 9 के इस खास एपिसोड में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद, नमस्कार।